एक बार राजा विद्याधर के दरबार में एक कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करने आया। है कोई जो पेश करे मिसाल, इस शेर को बिना पिंजरा खोले बाहर दे निकाल। विजयनगर वासियों की बुद्धिमत्ता को ललकार रहे हो, वो भी महाराज के सामने। महाराज विद्याधर को अपनी प्रजा और अपनी बुद्धि पर बहुत अभिमान था। मोम के शेर को वो देखते ही पहचान गए। आ गया। तुम्हारे मोम का शेर पिंजरे के बाहर है कलाकार। ये विजयनगर है, यहाँ तुम अपनी चालाकी से किसी को मूर्ख नहीं बना सकते। अब जनता तय करेगी कि हम तुम्हारे साथ क्या करें। क्यों कलाकार, मिल गया जवाब? जवाब नहीं, इसको तो सजा मिलनी चाहिए, सजा। हाँ, सजा मिलनी चाहिए। अच्छा सबक मिला इस कलाकार को। हाँ, सही कहा। तुम्हारी ये अवस्था किसने की बालक? राजा विद्याधर ने गुरुवर। उन्हें अपनी और अपनी प्रजा की बुद्धिमत्ता पर बहुत घमंड है। किसी कलाकार का ऐसा अपमान कोई राजा करता है क्या? राजा विद्याधर हमारे ही शिष्य हैं, परंतु लगता है उन्हें फिर से सीख देने की आवश्यकता है। उमेश, हरीश, महेश। गुरुजी ने राजा का अहंकार तोड़ने के लिए अपने 3 प्रिय शिष्यों को बुलाया। जो आज्ञा गुरुवर, ऐसा ही होगा। वो तीनों भेष बदलकर अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने चल पड़े और हरीश पहुंचा पान वाले की दुकान पर। श्रीमान, ये पत्ते कैसे दिए? 10 सिक्कों के 200, बिल्कुल ताजे हैं। बोलो कितने दूं? ये 10 सिक्के रखो और मुझे अभी सिर्फ 25 पत्ते दो। बाकी 175 पत्ते जब मेरा लड़का चिट्ठी लेकर आएगा उसे दे देना। बढ़िया बढ़िया, शॉल ले लो। बोलिए श्रीमान, कौन सी वाली दूं आपको? मुझे तो ये वाली शॉल चाहिए। दुकान की सबसे अच्छी शॉल पसंद की है आपने श्रीमान। पार की है आप, सिर्फ 200 की है। ये 25 सिक्के लीजिए, बाकी के 175 उस पान वाले के पास रखे हैं। आप वहाँ किसी को भी भेजकर मंगवा सकते हैं। मेरी चिट्ठी उसे दीजिएगा, वो आपको दे देगा। लड़का पान वाले के पास पहुंचा। चिट्ठी देखते ही वो बोला, हाँ, वो श्रीमान अभी कुछ देर पहले मेरे पास आए थे। मैं भोजन कर लूं, उसके बाद आके ले जाना। मैं गिनकर पूरे 175 रख दूंगा। हाँ। लड़के ने वापस आकर अपने सेठ को बता दिया। पैसे तो मिल ही जाएंगे। ये सोचकर सेठ ने शॉल हरीश को दे दी। जब लड़का और उसका मालिक दोबारा पान वाले के पास पहुँचे तो उसने बजाय सिक्कों के पान पकड़ा दिए। इसका क्या करूँगा मैं? मुझे क्या पता, खाओ या बेचो, तुम्हारी मर्जी। अरे मैं तो मेरे सिक्के लेने आया हूँ। अरे कौन से सिक्के? श्रीमान के तो पान के पत्ते बकाया थे जो मैंने दे दिए। दोनों सेठों की बहस में एक तरफ से पान चले तो दूसरी तरफ से सिक्के। बात राजा के दरबार तक पहुंची। राजा उनकी बात सुनते ही जान गए कि किसी ने उन्हें सिर्फ बेवकूफी नहीं बनाया, बल्कि उनकी प्रजा और उनकी बुद्धिमत्ता पर प्रश्न चिन्ह भी लगाया है। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, जिसने हमारे व्यापारियों के साथ चालाकी की है उसे बंदी बनाकर तुरंत काल कोठरी में डाल दिया जाए। राजा के सैनिक हरीश को ढूंढने लगे। उधर चलो। अब गुरुजी के दूसरे शिष्य मनीष की बारी थी। मनीष जिस दुकान में गया वो कोई ऐसी वैसी दुकान नहीं थी, राजा के कारीगर की दुकान थी।
जहाँ उसकी बनाई एक से एक लोहे और लकड़ी की चीजें थी। राज कारीगर है ना? मनीष को बड़ा रईस समझकर दुकान वाला उसके पास आया। आइए श्रीमान, आप जैसे लोगों के लिए ही मैंने एक अद्भुत यंत्र बनाया है। कोई चोर अगर हाथ लग जाए तो इसे पहनकर आप बंदी गृह तक ले जा सकते हैं उसे। चोर भाग नहीं पाएगा। ठिठोली करने के लिए मैं ही मिला हूँ। अरे जो चोर जंजीर तोड़ के भाग जाता है वो इस लकड़ी से रुकेगा क्या? हाँ? मैं राज कारीगर हूँ श्रीमान, इसकी मजबूती साबित कर सकता हूँ। लगाइए ताला श्रीमान जी और देखिए इसकी मजबूती। मनीष को जैसे इसी मौके का इंतजार था। उसने राज कारीगर के कहने पर ताला लगा दिया और उसकी हालत पर हंसता हुआ चाबी अपने साथ ले गया। जैसे ही ये खबर राजा को लगी, वो गुस्से से आग बबूला हो गया। बस बहुत हुआ। कोई हमारे लोगों को बेवकूफ बनाकर हमारे साथ उपहास कर रहा है। हाँ? हम स्वयं उसे बंदी बनाएंगे। हाँ। राजा भेष बदलकर निकल पड़ा और उसने देखा नगर के दरवाजे पर सुनसान जगह पर एक आदमी आम का टोकरा लेकर बैठा है। वो कोई और नहीं, गुरुजी का तीसरा शिष्य उमेश था। अरे, इसने अपनी दुकान नगर के द्वार पर क्यों लगाई है? कहीं मेरे लोगों को मूर्ख बनाने वाला यही तो नहीं है? भाई, आम कैसे दिए? मैं यहाँ आम बेचने नहीं बैठा हूँ। तो नए आए हो क्या? तुम्हें पता नहीं, आजकल राज्य में एक गिरोह घूम रहा है जो लोगों को बेवकूफ बनाता है। हमारे राजा भी उनसे परेशान है। हाँ, वो तो है। उस गिरोह का सरदार इसी मार्ग से जाने वाला है। मैं उसे पकड़कर राजा के हवाले कर दूंगा। तुम जानते हो सरदार को? अरे और नहीं तो क्या, बहुत लंबा, तगड़ा और ऊंचा है वो। देखोगे तो हालत पतली हो जाएगी। चलो चलो, अपना रास्ता लो। अरे भाई, मैं भी उसे ही देखना चाहता हूँ। यहीं कहीं छिप जाता हूँ। अरे तुम ऐसे ही नाचते रहोगे तो मैं उसे पकड़ नहीं पाऊंगा। तुम एक काम करो, तुम इस आम के बोरे में छुप जाओ और आवाज मत करना। जल्दी करो। राजा उमेश की बातों में आकर बोरे में छुप गया और उमेश ने बोरे को बंद कर दिया। बेचारा राजा थोड़ी देर तक तो चुप रहा, लेकिन जब बहुत देर हो गई तब उसने आवाज लगाई। अरे खोलो, कोई है? खोलो इसे। लेकिन वहाँ कोई सुनने वाला तो था नहीं, सिवाय एक बैल के। सैनिकों ने जैसे ही बोरे को खोला, तो देखा उसके अंदर राजा था। सरदार आ गया क्या? अगले दिन दरबार में गुरुजी को अपने शिष्यों और उसी कलाकार के साथ देखकर विद्याधर हैरान हुए। गुरुवर, ये तो वही है जिसने तुम्हें बोरी में बंद किया था। हाँ, ये मेरे शिष्य हैं जिन्होंने तुम्हें और तुम्हारे तीनों व्यापारियों को बेवकूफ बनाया था। और इन्होंने मेरे ही आदेश का पालन किया है। ये सब तुम्हारे अभिमान को तोड़ने के लिए। मजेदार लड़का था जो पहली बार विजयनगर आया था और उसको विजयनगर और वहाँ के लोग इतने पसंद आए कि उसने विजयनगर में बसने का ही फैसला कर लिया। भाई साहब, यहाँ कोई मकान हो तो बताओ, मुझे खरीदना है। अगर ये मेरा घर खरीद ले तो मेरे सारे कर्ज उतर जाएंगे। रुको, मैं अभी नीचे आया। सतीश बहुत गरीब था, पर हमेशा से नहीं। उसके पूर्वज बहुत ही अमीर थे, पर समय के साथ उसका सारा धन और जमीन बिक गया
और अब उसके पास ले देकर बस यही एक पुराना घर बचा था, पर वो घर था बहुत बड़ा। भाई साहब, आपको घर खरीदना है और मुझे ये घर बेचना है। अगर पसंद आए तो ले लो। वाह, घर तो बहुत सुंदर है। थोड़ा पुराना है पर चलेगा। वैसे आप इसे बेचना क्यों चाहते हैं? बेचना चाहता नहीं, मजबूरी है। ये मेरे पूर्वजों का घर है जो पहले बहुत आलीशान हुआ करता था, पर इसकी देखभाल करते करते मैं ही कर्जे में डूब गया। मेरे घर वाले ये घर छोड़कर दूसरे गांव चले गए, पर यहाँ के लोग मुझे बिना कर्ज चुकाए जाने ही नहीं दे रहे। और सच तो ये भी है कि मुझे इस घर से बहुत लगाव है। मैं समझ सकता हूँ, आखिर पूर्वजों की आखिरी निशानी है। हाँ भाई साहब, पर अब कोई रास्ता भी तो नहीं है। अगर आप ये घर खरीद लेंगे तो मैं सबका कर्ज चुकाकर अपने परिवार के पास जा सकूंगा। विष्णु ने तुरंत ही सतीश का घर खरीद लिया। सतीश भारी मन से अपने घर को आखिरी बार जी भर के देखकर हमेशा के लिए गांव छोड़कर चला गया। उसके जाते ही विष्णु ने घर की साफ सफाई और मरम्मत करवानी शुरू कर दी। अरे ये बक्सा कोई खजाना लगता है। ये कैसा बक्सा है? बिच्छू से भरा हुआ। जरूर इसके पीछे कोई राज है। बिच्छू से भरे बॉक्स को देखकर विष्णु सोच में पड़ गया और उस बॉक्स को लेकर वो विजयनगर के सबसे बुजुर्ग और बुद्धिमान आदमी के पास गया। बाबा, ये बक्सा मुझे सतीश के घर में मिला। मैंने सतीश को बहुत ढूंढा पर वो मुझे कहीं नहीं मिला। अब आप ही मेरी शंका का समाधान कर सकते हैं। पूछो बच्चा। बाबा, आश्चर्य की बात है कि ये बक्सा बिच्छू से भरा है। बच्चा, मुझे लगता है सतीश के पूर्वजों ने इसमें कोई खजाना छिपाया होगा जिसके बारे में शायद सतीश को भी नहीं पता। बाबा, कोई खजाना नहीं है। मैंने कहा ना, बस बिच्छू है, बिच्छू। ऐसा तुम्हें लगता है बच्चा? जरूर इस बक्से में किसी मंत्र का असर है जिसकी वजह से खजाना सतीश को और उसके परिवार के सदस्य को ही दिखेगा। उनके अलावा इसमें सभी को बिच्छू ही दिखाई देंगे। बाबा की बात सुनकर विष्णु सोच में पड़ गया। बेचारा सतीश, अगर उसे पता होता कि उसके पूर्वजों ने उसके लिए खजाना छोड़ा है तो उसे अपना घर नहीं बेचना पड़ता। सतीश की हालत पर तरस खाकर विष्णु ने तय किया कि वो उस बक्से को संभाल के रखेगा तब तक जब तक उस खजाने का असली हकदार उसे नहीं ले जाता। कुछ ही दिनों में विष्णु ने उस घर में अपनी दुकान खोली और घर में मिले बक्से से 4 बिच्छू निकालकर दुकान के चारों कोनों में रख दिए। देखते ही देखते विष्णु की दुकान पूरे विजयनगर में बिच्छू की दुकान के नाम से प्रसिद्ध हो गई। वो जल्दी ही विजयनगर के लोगों के साथ घुल मिल गया। उसके अच्छे व्यवहार के कारण कोई विष्णु का दोस्त बन गया तो कोई उससे जलने लगा। धीरे धीरे लोगों के मन से बिच्छू का डर भी निकल गया। अपनी दुकान से विष्णु ने अच्छा खासा धन कमाया, लेकिन उससे भी अच्छी बात ये थी कि अमीर होने के बाद भी वो गरीबों की मदद करना नहीं भूलता था। इस तरह कई साल बीत गए। विष्णु देखते देखते बूढ़ा हो गया, लेकिन कोई भी उस बिच्छू से भरे बक्से को लेने नहीं आया। हाँ? बाबा,
मैं बहुत दूर से आपके पास आया हूँ। रास्ते में कुछ लोगों ने मुझे बताया कि आप गरीबों की मदद करते हैं। हाँ हाँ बेटे, बोलो क्या मदद चाहिए। जितना बन पड़ेगा उतना जरूर करूँगा। गरीबी के कारण मैं विद्यालय भी नहीं जा पाता। क्या आप मुझे थोड़ा धन दे सकते हैं जिससे मैं विद्यालय जा सकूं? मुझे पढ़ाई का बहुत शौक है। मैं तुम्हारी मदद तो करना चाहता हूँ बेटे, पर मेरे पास इतना धन नहीं है। पर यहाँ तो मुझे लोगों ने बताया कि आप बहुत धनी हैं। तुम भी कहाँ लोगों की बात में आ गए। अरे वो सब ऐसे ही बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं। हाँ? बाबा, मदद नहीं करनी है तो साफ साफ बोल दो। झूठ बोलने की क्या आवश्यकता है? मतलब ये कि अगर आपके पास धन है ही नहीं तो आपने दुकान के चारों कोनों में सोने के सिक्के क्यों रखे हैं? सोने के सिक्के? ये तो बिच्छू हैं। हाँ, बिच्छू? सोने के सिक्के आपको बिच्छू दिखाई देते हैं? जरूर इस बक्से में किसी मंत्र का असर है जिसकी वजह से खजाना सतीश को और उसके परिवार के सदस्य को ही दिखेगा। उनके अलावा इसमें सभी को बिच्छू ही दिखाई देंगे। कहीं तुम सतीश के रिश्तेदार तो नहीं जो पहले इस घर में रहता था? क्या तुम्हारे पूर्वज कभी इस गांव में रहते थे? जल्दी बताओ। आपको कैसे पता कि मेरा नाम सतीश है? ये नाम मेरे दादाजी का भी था जो इस गांव में सालों पहले रहते थे। सतीश की बात सुनकर विष्णु को बूढ़े बाबा की बात की सच्चाई पता चल गई। उसने घर में मिला बक्सा सतीश को दिखाया। अच्छा तो बताओ, इस बक्से में क्या है? इतने सारे सोने के सिक्के। विष्णु की सालों की तलाश खत्म हो गई थी क्योंकि उसे बक्से का असली हकदार मिल गया था जिसके लिए बरसों से वो इंतजार कर रहा था। उसने सोने से भरे सिक्कों से भरा बक्सा सतीश को दे दिया। बेटा, ये सारे सिक्के तुम्हारे हैं जो तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे लिए छोड़ गए हैं। क्या सच में? बाबा, आपने इतने सालों से इनकी देखभाल की है, आप भी थोड़े से सिक्के रख लो। नहीं, ये सब तुम्हारा है। अब से तुम्हारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। तुम अच्छी पढ़ाई के साथ साथ अच्छी जिंदगी भी जी सकते हो। धन्यवाद बाबा। इस तरह विष्णु ने जो बक्सा सालों से संभाल कर रखा था वो सतीश यानी कि उसके असली हकदार को मिल गया। वाह अम्मा, विष्णु कितना ईमानदार था। हाँ, हम सबको विष्णु से सबक लेना चाहिए। अम्मा, ये रहा आपका खजाना। देखा, विष्णु की तरह मैंने भी आपका खजाना संभाल कर रखा है। अच्छा जी, मेरी स्टोरी मुझ पर। कावेरी विजयनगर में रहती थी और खेत के नाम पर उसके पास पथरीली जमीन का एक टुकड़ा भर था। वो बेचारी दिन रात उस पर काम करती ताकि अनाज बो सके। और उसका पति ब्रिज, वो तो समझो आलसियों का सरदार था। सोते हुए कौन खिलाता है? आराम से। सपने में घोड़ा गाड़ी चला ली हो तो अब खेतों में थोड़ी कुदाल भी चला लो। चला दूंगा आराम से। कावेरी को किस्मत से आम तो मिला, लेकिन मेहनत का मीठा फल अब तक नहीं मिला था। एक दिन हमेशा की तरह जब कावेरी अपने खेत में काम कर रही थी, तभी बहन, क्यों इस बंजर पड़े खेत में इतनी मेहनत कर रही हो? बेच दो इसे। चलो, मैं ही 1000 सिक्के दे देता हूँ इसके। कम है? चलो 1500 ले लेना। दाल में जरूर कुछ काला है, वरना बंजर खेत कौन खरीदता है? कावेरी का शक बिल्कुल सही था। चंपक
एक चोर था जो कावेरी के खेत से मंदिर तक सुरंग खोदकर आभूषण चुराना चाहता था। कावेरी को एक योजना सूझी। वो बोली, भैया ये खेत तो हमारे दादा परदादा की खानदानी निशानी है। राज की बात है, अब उनकी सारी दौलत इसी के नीचे गड़ी है। हाँ, मेरे पति को उसका नक्शा भी मिल गया है। देखो, इसीलिए तो चैन की नींद सो रहे हैं वो। यानी तुम खेत अनाज के लिए नहीं, पुरखों की दौलत के लिए खोद रही हो। दौलत क्या, खजाना कहो भैया, लेकिन ये राज की बात किसी को नहीं बताऊंगा बहन। मैं तो सिर्फ मंदिर के गहने चुराने आया था, यहाँ तो खजाने का पूरा पता दे दिया मेरी भोली बहन ने। चलो खजाना ढूंढे। हाँ, यहाँ नहीं, यहाँ भी नहीं। यहाँ भी नहीं। पूरा खेत खोद लिया, कुछ नहीं है यहाँ। जो काम कावेरी इतने दिनों में नहीं कर पाई, वो उसकी चतुराई ने चोर से एक रात में करवा लिया। ये कैसे हुआ? कुछ दिनों बाद बंजर खेत में फसल लहलहा उठी। पहली फसल के मुनाफे से कावेरी ने अपने लिए साड़ी ली, फिर झुमके आए और ब्रिज के लिए मुलायम बिस्तर। घर में अब बहुत कुछ नया था, सिवाय पुराने घर के। ओहो, इस घर का क्या करूं? अरे, सपने में हवाई किला बना लिया हो तो इस घर का भी कुछ सोच लो। यहाँ वहाँ से रो रहा है। हाँ हाँ, सोचूंगा आराम से। हाँ। दिन, हफ्ते और महीने गुजरे। चंपक फिर विजयनगर आया और कावेरी को नई साड़ी और जेवरों के साथ देखते ही उसने अंदाजा लगा लिया कि खेत में गड़ा हुआ धन कावेरी को मिल गया है। बस फिर क्या था? कौन हो तुम? राहगीर हूँ भाई, रात गुजारने के लिए जगह चाहिए, सुबह होते ही चला जाऊंगा। बहरूपिया रूप बदल कर आया था, लेकिन कावेरी की नजरों से बच नहीं पाया। वो अंगूठी देखते ही उसे पहचान गई। आप इधर आइए, थोड़ा रुकिए भैया। चोर शातिर था तो कावेरी भी चतुर थी। सुनो, आज रात को मौसी के यहाँ चलना है ना? भूल गए? वो घर में अकेली है। हाँ हाँ, समझ गई। तुम्हें अपने धन और जेवर की चिंता है ना, तो फिक्र मत करो। मैंने वो घर की दीवारों में ऐसे छुपाई है कि मेरे अलावा किसी को नहीं मिलेंगी। चलो चलो चलो, अब देर नहीं करनी चाहिए। भैया, घर का ध्यान रखना, हम सुबह तक आ जाएंगे। ठीक है बहन। कावेरी और ब्रिज के जाते ही चोर ने अपना काम शुरू कर दिया। बेचारा रात भर दीवारों से सर मारता रहा कि जेवर और गहने मिलेंगे, लेकिन मिले तो सिर्फ चूहे। कहीं चींटी और आँख के आंसू। मेरा घर, मेरा प्यारा घर तोड़ दिया। अब कहाँ आराम करूंगा आराम से?
कमजोर ही था। मिट्टी की छपाई कितने दिन चलेगी? नया बनाने के लिए ये गिराना तो पड़ता ही ना। और गिराने के सिक्के भी लगते। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, चोर बिना दाम के हमारा काम कर गया। और इस तरह कावेरी ने इस बार भी चोर को चकमा देकर अपना काम करवा लिया। कावेरी का नया घर बन गया। चोर भी कावेरी से बदला लेने के इरादे से वापस लौटा, पर इस बार एक अलग भेष में। चूड़ी ले लो, कांच की ले लो, लाख की ले लो चूड़ी ले लो। अंगूठी, ये तो वही भैया है। इनसे हमेशा के लिए पीछा छुड़ाना पड़ेगा। बहन चूड़ी देखती ही रहोगी या लोगी भी? अब लेना तो मुझे बहुत कुछ है। रुको, मैं अभी 1 मिनट में सिक्के लेकर आती हूँ। इस बार इसकी बातों में नहीं आऊंगा, मैं खुद देखूंगा। अरे सिक्के कहाँ रख दिए? यही तो रखे थे। यहाँ भी नहीं मिल रहे। ओह, तो मेरी भोली बहन ने चोरी के डर से सिक्के पेड़ में छुपा कर रखे हैं। ओफो, अब क्या करूँ? पता नहीं कहाँ रख दिए मैंने सिक्के। भैया, पता नहीं सिक्के रखकर मैं कहाँ भूल गई। अगली बार आओगे तो जरूर चूड़ी लूंगी। अगली बार क्यों बहन? लो, तुम तो मुफ्त में पूरी दुकान रख लो। कावेरी, चूड़ियों की पूरी दुकान देकर कहाँ गया वो? पेड़ की कोह में धन खोजने। ये वही चोर था। इस बार ऐसा इंतजाम किया कि वापस नहीं लौटेगा। उसकी उम्र खत्म होगी, लेकिन पेड़ नहीं। तो अम्मा, उस चोर को धन मिला? होगा तो मिलेगा ना। खो में चींटियों का झुंड था। किसी में सांप, किसी में मकड़ी और कहीं मधुमक्खियों का छत्ता।